गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सारे लेक्चर्स आपको इस सीरीज में मिलेंगे। केस लॉज, प्री के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस, हर एक चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी डिटेल्ड नॉलेज के अंदर। तो एंड तक इस चैनल में बने रहिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को। देखो, द एक्ट कॉल्ड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो अभी हमारा कौन सा लॉ चल रहा है? 1963 का लॉ चल रहा है। तो ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है? हाँ जी होता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होता है? सर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया था, कब आया था? 31 अक्टूबर 2019 को। तो उसमें जब हम गए तो वहां पर सेक्शन नंबर 95 देखा हमने। सेक्शन नंबर 95 जब हमने देखा तो वहां पर लिखा हुआ था कि एक काम करो, जाके शेड्यूल नंबर 2 में देखो। तो हम शेड्यूल नंबर 2 में चले गए। शेड्यूल नंबर 2 में जब हम गए तो वहां पर हमने देखा कि टेबल नंबर 1 बना हुआ है। जब टेबल नंबर 1 में भी गए तो वहां पर देखा एंट्री नंबर 100 कहती है कि पार्लियामेंट का जो बना हुआ लॉ है, जो हम कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए, तो जम्मू कश्मीर पे ये अप्लाई होता है। अच्छा, आगे बात करते हैं कि जो प्रेजेंट एक्ट है 1963 का, क्या इससे पहले कोई लॉ आया था? हाँ जी, लॉ आया था। 1877 का लॉ था हमारे पास, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। अब अंग्रेजों को बनाया हुआ लॉ था उस टाइम पे, और कोई कंप्लीट लॉ था नहीं, वो बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, ज्यादा इनफॉर्मल नेचर का था, तो इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया गया। अच्छा ये बताओ कि जो 1877 का जो लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड था? सर, वो अंग्रेजों का बना हुआ लॉ था, तो कॉमन लॉ पे बेस्ड होगा। हाँ, कॉमन लॉ पे तो था, लेकिन किसके ऊपर? तो न्यूयॉर्क सिविल कोड 1862 ये लॉ था जिसके ऊपर हमारा 1877 का लॉ बेस्ड था। अब न्यूयॉर्क का लॉ है, न्यूयॉर्क के ऊपर बेस्ड है। इंडियन की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है इंडियन सोसाइटी की, उससे मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए इसको हटा दिया। तो अब जब हमारा देश आजाद हुआ तो नाइन्थ लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने 1958 में जो सबमिट करी थी, वो उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि हमारे यहाँ पे SRA ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने जब रिकमेंडेशन दी, उसके बाद जो है बिल लाया गया 1960 के अंदर। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आता है कि जब बिल लाया गया ना 1960 के अंदर, तो लोकसभा डिसॉल्यूट हो गई, जिसकी वजह से बिल लैप्स हो गया, बिल पास ही नहीं हो पाया। उसके बाद जाकर हमारा लास्ट में 13 दिसंबर 1963 को लॉ इनेक्ट हुआ, और जाके ऑफिशियल गैजेट के अंदर जब ये पब्लिश हुआ तो डेट थी हमारी 1 मार्च 1964। 1 मार्च 1964 को जब ये ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश हुआ, तब जाकर ये फोर्स के अंदर आया हमारा लॉ। अच्छा, अब एक बात आती है कि यार जब स्पेसिफिक रिलीफ लाने की जरूरत क्या थी यार? अब देखो, इसके अंदर कुल तो अभी हम देखते हैं, जैसे अगर हम इसका बर्ड आई ओवरव्यू देखें तो ये सेक्शन 1 से लेकर 42 तक कवर करता है। 42 सेक्शन है, इसके अंदर कुछ चुनिंदा रिलीफ दी हुई हैं। तो ये रिलीफ के नाम लिखे हुए हैं, ये रिलीफ्स दे रखी हैं। अब ये रिलीफ जो है ना, अलग अलग लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो उन्हीं लॉ के अंदर एक आध सेक्शन ऐड कर देते तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पौला के मुल्ला भी यही कहते हैं कि यार तुमने ना ज्यादा ही अलग से लॉ बना दिया, जरूरत थी नहीं इसकी। तुम एक काम करते उसी को पुराने जो तुम्हारे लॉज हैं, जो पेरेंट लॉज हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, TPA है, CPC है, वहीं पर ही एक आध सेक्शन ऐड कर देते, बात खत्म हो जाती। पर अब जो कर दिया है तो कर दिया है, कोई बात नहीं। तो फिर अब इसीलिए जब लॉ बना दिया गया तो दोबारा से लेबर लगाने की क्या जरूरत है, दोबारा से उसको वापस उनके पेरेंट लॉज में डालने की क्या जरूरत है? और लोगों को इनकी आदत पड़ गई है, इसकी हैबिट पड़ गई है इस लॉ की, तो फिर चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। तो फिर इसीलिए हमने चलने दिया। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसका बर्ड आई ओवरव्यू की बात करते हैं, फिर उसके बाद मेन चीजें बात करते हैं कि हमें स्पेसिफिक रिलीफ की क्या जरूरत है, और स्पेसिफिक रिलीफ होता क्या है, क्या काम करता है। अभी बहुत देर से स्पेसिफिक रिलीफ करे जा रहा हूं मैं, होता क्या है ये। तो पहले इसका कंपोजिशन देख लेते हैं कि इस एक्ट के अंदर हमें देखने को क्या मिलेगा। ओके, तो बर्ड आई ओवरव्यू देखते हैं। तो सेक्शन 1 से लेकर 42 सेक्शंस हैं इसके अंदर। 8 चैप्टर में ये कवर्ड है, 3 पार्ट में ये कवर्ड है। 3 पार्ट में पहला पार्ट जो आता है, प्रिलिमिनरी पार्ट आता है, वो सेक्शन 1 से लेकर 4 तक है। उसके बाद जब हम पार्ट 2 देखते हैं ना, तो पार्ट 2 के अंदर ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 6 रिलीफ्स बात कर रखी हैं 6 चैप्टर्स के अंदर, पार्ट 2 के अंदर।
तो जो पार्ट 2 है हमारा, ये डील करता है स्पेसिफिक रिलीफ से। किससे डील करता है? स्पेसिफिक रिलीफ से। और हमारा पार्ट 3 जो है वो डील करता है प्रिवेंटिव रिलीफ से। तो हम ये कह सकते हैं कि एसआरए के अंदर दो तरीके की रिलीफ होती हैं, एक स्पेसिफिक और एक प्रिवेंटिव। स्पेसिफिक रिलीफ पार्ट 2 में कवर्ड है, प्रिवेंटिव रिलीफ पार्ट 3 में कवर्ड है। प्रिवेंटिव रिलीफ में हमारे पास दो ही चीज़ आती हैं, एक इंजंक्शंस आती हैं, एक ये हमारी जर्नल इंजंक्शंस और एक हमारी परपेचुअल इंजंक्शंस, दो ही चीज़ें आती हैं, इसके अंदर और कुछ कवर नहीं होता। बाकी हमारी स्पेसिफिक रिलीफ में पोजेशन कैसे रिकवर करी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे होगा, इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करवाना है वो कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करवाना है वो कैसे होगा, इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवाना है वो कैसे होगा, डिक्लेयर करवाना है कोई अपना राइट वगैरह, डिक्लेरेटरी डिक्री देनी है तो वो कैसे होगी, वो सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो अब हमारा आता है मेन इंट्रोडक्शन। यहां से आपके शुरुआत हो जाती है। अभी तक आपने क्रक्स पढ़ लिया इसका, जिसके अंदर मोस्ट जो इंपॉर्टेंट होगा वो ज़्यादा डेट होगी, और बस ये इससे पहले कौन सा लॉ आया था ये होगा, एक आध प्री का क्वेश्चन बन जाएगा ज़्यादा और कुछ नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रिलीफ? देखो हमारा जो सिविल जस्टिस है ना इंडिया का, वो दो तरह की रेमेडी प्रोवाइड करता है। अच्छा, रेमेडी से कुछ याद आया, एक मैक्सिम था उबी जोस इबी रेमेडियम, ये तो पता होगा आपको कि वेयर देर इज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट देर इज अ रेमेडी। तो दो तरह की रेमेडी हमारा सिविल जस्टिस प्रोवाइड करता है। पहला तो जो सूटर जो है, जो सूट फाइल करता है, अगर वो ऑब्टेन कर ले जो वही चीज जो वो चाहता है, तो यानी कि वो जो एग्जाम्पल, मान लो मैं चाहता हूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट की पूर्ति होए, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अब ए चाहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बी पूरा करे। तो जो अगर कोर्ट उसको ये बोल देता है कि बी तुम ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, तो यानी कि जो सूट जिसने फाइल करा था ए ने, उसको वो चीज मिल गई जो वो चाहता था। दूसरी बात, अगर सूट उसने फाइल करा लेकिन उसको वो चीज नहीं मिली जो वो चाहता था, बल्कि उसकी जगह क्या मिल गया, कंपनसेशन मिल गया जी, डैमेज हो गया जी, कोई बात नहीं कंपनसेशन ले लो। तो दो तरीके की रेमेडी हो गई, एक में सिर्फ कंपनसेशन दे रहे हैं लॉस की, और एक में वही रिलीफ दे रहे हैं आपको जो आपको चाहिए। ठीक है, तो जो पहला रिलीफ हमें मिल रहा है, जिसमें हमें बिल्कुल जो हमें चाहिए था वही मिल रहा है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ। और दूसरा क्या हो गया, कंपनसेटरी रिलीफ। ठीक है, तो रिलीफ दो तरीके की हुई, एक कंपनसेटरी और एक स्पेसिफिक रिलीफ। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक वो रेमेडी होती है जो आपको, जो एम करती है, जो ऑब्लिगेशन की फुलफिलमेंट जैसे आप चाहते हो बिल्कुल वैसे ही मिले। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहते हो तो वही होए, अगर आप चाहते हो कि सामने वाली पार्टी आपकी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करे तो कोर्ट उसे फुलफिल करवाता है। अदरवाइज अगर स्पेसिफिक रिलीफ ना होता तो जो हमारे दूसरे लॉज थे वो उनकी डिस्क्रिप्शन थी, कंपनसेशन दे देते थे कभी कभार बोल देते थे कि कर लो। तो ऐसा कुछ प्रोसीजर नहीं था, कोई प्रिसाइज तरीका नहीं था कि हाँ तुमको ये रिलीफ मिलेगी ही मिलेगी। तो इसीलिए स्पेसिफिक रिलीफ आया। ठीक है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज इन द सेंस डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द जनरल रेमेडी। तो देखो स्पेसिफिक रेमेडी और जनरल रेमेडी में हम ये कह सकते हैं कि जनरल रेमेडी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन मिलती है, लेकिन स्पेसिफिक रेमेडी में वो रेमेडी मिलती है आपको जो आप चाहते हो। ठीक है, जो आप कोर्ट से चाहते हो वो रेमेडी आपको मिल जाती है। तो इन केस ऑफ जनरल रिलीफ, एग्रीव्ड पार्टी कैन बी एडुकेटली कंपनसेटेड इन मनी, बट ही विल गेट ओनली अ डिक्री फॉर डैमेजेस and not the equitable remedy of specific performance। अगर ए चाहता है कि बी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे तो ए पैसा लेकर क्या करेगा, ए तो चाहता है ना कि बी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे जिसको चाहिए। तो इसीलिए वो कोर्ट में जा रहा है स्पेसिफिक रेमेडी लेने के लिए, ये बोलने के लिए कि सर बी को बोलो कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। तो फिर कोर्ट बी को फोर्स करता है कि वो तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो या जो ऑब्लिगेशन तुम्हारे पास आई थी उसको फुलफिल करो। तो इसीलिए हमारे पास ये लॉ आया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कि हम वो स्पेसिफिक रेमेडी लेने जा रहे हैं जो कि हमें चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये स्पेसिफिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इसका जो प्रोसीजर है इसके अंदर जो सूट फाइल करता बंदा उसको रिलीफ मिलती है प्रॉपरली स्पेसिफिक रिलीफ, जिसे हम कहते हैं रिलीफ इन स्पीशी। रिलीफ इन स्पीशी, द वेरी काइंड रिलीफ, द वेरी थिंग रिलीफ द पार्टी इज डिजायरिंग। ठीक है, और जब वो रिलीफ मिलती है तो दूसरी पार्टी को उसको या तो परफॉर्म करना पड़ता है या फिर फॉरबेयर करना पड़ता है। ठीक है, द वेरी थिंग विच द अदर पार्टी वाज बाउंड टू परफॉर्म और टू फॉरबेयर। अच्छा
अब क्या होता है, कभी कभार ऐसी कुछ सिचुएशन आती है कि जहां पर बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है कि वही रिलीफ जो ये चाहता है वो मिले। तो अगर ऐसा कुछ आता है सिचुएशन स्पेसिफिक रिलीफ के केस में, तो उसके अलावा जो बेस्ट पॉसिबल रिलीफ हो सकती है वो दी जाती है। लेकिन मेन काम तो यही है कि जो पार्टी चाह रही है, रिलीफ मांग रही है, वही रिलीफ उसको मिले। अब यही बात अगर हम बात करें कि सीपीसी भी तो रिलीफ देता है, सीपीसी जो सिविल नेचर का सूट फाइल करते हो आप, उसमें भी तो रिलीफ मिलती है। हाँ मिलती तो थी, तो लेकिन वो जनरल रिलीफ मिलती थी, उसके अंदर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती थी कि आपको कुछ भी दे दे, क्या पता कंपनसेशन दे दे, कुछ भी दे दे। इसीलिए हम गए स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर। स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर जो हमें रिलीफ चाहिए वही कोर्ट देता है, कोर्ट इज बाउंड टू गिव दैट स्पेसिफिक रिलीफ। ओके, अच्छा एक और बात बताता हूं कि जो एसआरए है, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है अपने पेरेंट लॉज से। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आपने सूट तो फाइल करना ही है ना, अगर स्पेसिफिक रिलीफ के लिए भी करना है तो सूट तो फाइल करोगे ही। और सूट कहाँ दिया हुआ है, सीपीसी में दिया हुआ है कि सूट कैसे फाइल करते हैं, सूट कहाँ फाइल करते हैं, सूट में क्या क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं इसको हम, एसआरए को, पेरेंट लॉज से अपने। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री है, कई सारे लॉज के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, बस इसका काम क्या है कि सर्टेन काइंड्स ऑफ रिलीफ प्रोवाइड करना। अब जैसे एग्जांपल, ए ने एग्री करा अपना लैंड बेचने के लिए बी को, बी ने भी एग्री करा कि ठीक है मैं तुमको प्राइस दे दूंगा लैंड का, बट ए ने बाद में ट्रांसफर करने से मना कर दिया, अपनी डीड को एग्जीक्यूट ही नहीं करा। तो बी क्या चाहेगा, बी चाहेगा कि ए अपनी डीड को एग्जीक्यूट करे, मुझे वो लैंड दे। बी कंपनसेशन लेके क्या कर लेगा, पैसा तो उसके पास पड़ा हुआ है, उसको तो लैंड चाहिए। तो बी हैज द राइट टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट carried into effect by asking the court to compel A to perform the contract। इसीलिए वो कोर्ट में जाके ये कहता है कि सर आप ए को बोलो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, मुझे पैसा लेके मैं क्या करूंगा, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, रिकवर नहीं करने, मुझे तो बस अपना लैंड चाहिए। तो ए को बोलो अपना कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा करे। आगे बात करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं इसके। देखो, स्पेसिफिक रिलीफ वाज ग्रांटेड बाय कोर्ट्स ऑफ इक्विटी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड से आया था ये, इक्विटी कोर्ट से आता था। अब इंग्लैंड के अंदर ना दो कोर्ट होते थे, एक तो किंग्स कोर्ट होता था और एक होता था चांसरी कोर्ट। ठीक है, किंग्स कोर्ट और चांसरी कोर्ट बेसिकली, उसके बाद हमारा इक्विटी कोर्ट बन गया था। ठीक है, अब जो किंग्स कोर्ट और चांसरी कोर्ट होते थे वो बेसिकली क्या करते थे, कॉमन लॉ को फॉलो करते थे। लेकिन इक्विटी कोर्ट में जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस को लाया गया था। अब सवाल ये आया, एक और बात बताता हूँ, जो हमारे जूरिस्ट थे, जूरिस्ट जिनका नाम फ्राई था, वो कहते हैं कि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऐसा लॉ है कि जो मुझे चाहिए वो मेरे को देता है, ना कि मुझे फोर्स कर जाता है कि तुम ये ले लो, तुम इक्विवेलेंट ले लो, इसकी जगह तुम कंपनसेशन ले लो, यार ये तो हम दे नहीं सकते, उसकी जगह वो ले लो। ऐसा नहीं करता ये लॉ, जो मुझे चाहिए बिल्कुल वही पर्टिकुलर चीज मुझे ला कर देता है। इसीलिए तो ये स्पेसिफिक रिलीफ है, इसीलिए तो ये स्पेसिफिक रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है मुझे, जो मुझे चाहिए। अब इंडिया के अंदर सवाल आया कि जैसे कि इंग्लैंड के अंदर अलग अलग कर दिए गए, इक्विटी कोड अलग कर दिया गया, कॉमन लॉ का कोड अलग कर दिया गया, क्या इंडिया में भी ऐसी कुछ है क्या? नहीं। देखो, इंडिया के अंदर क्या है, ऐसा कुछ सेग्रीगेशन नहीं करा हमने, यही तो हमारी खास बात है। हमारे जो ड्राफ्टर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने देखा कि इक्विटी कोड अलग बनाने का क्या फायदा, कॉमन लॉ कोड अलग बनाने का क्या फायदा, हम अपने हर आर्टिकल के अंदर, हर सेक्शन के अंदर इक्विटी के प्रिंसिपल्स को एनहेंस करेंगे। तो इसीलिए जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो इक्विटी को जरूर ध्यान में रखा जाता है। तो देयर इज नो सेग्रीगेशन बिटवीन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड कोर्ट ऑफ इक्विटी, द कोर्ट्स हियर एक्सरसाइजेस बोथ जुरिडिक्शन कंकरेंटली। इसके ऊपर एक केस लॉ भी था, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ ये, डीडीए वर्सेस स्किपर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। द कोर्ट इन इंडिया आर बोथ द कोर्ट ऑफ लॉ एंड द कोर्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर हमारे प्रियम्बल के बारे में, प्रॉपर हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में। देखो, पहला आया प्रेम्बल, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। तो क्वेश्चन आया कि क्या ये जो रिलीफ एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये एग्जॉस्टिव है या नहीं। तो इसके लिए छोटा सा केस लॉ है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि प्री का क्वेश्चन आता है ये। हाँ, लेकिन अगर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो शायद वहां पर पूछ ले। देखो, अशोक कुमार वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 1998 सुप्रीम कोर्ट। दो एसआरए वाइडन द स्कोप ऑफ सिविल कोड। हम मानते हैं कि सिविल कोड का जो स्कोप है और वाइड कर दिया इसने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बना के, बट इसका प्रेम्बल कहता है कि ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि ये सर्टेन काइंड्स ऑफ रिलीफ से डील करता है। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो ये लॉ था हमारा, लॉ के अंदर मान लो ये चार चीजें थी,
ठीक है। तो अगर ये चारों चीज़ों तो अगर कवर करता तो हम कह सकते थे कि हाँ ये चार चीज़ें हैं और चार की चार चीज़ें ये अंदर रखता है, इसीलिए एग्जॉस्टिव है। लेकिन ये तो सिर्फ सर्टेन काइंड से डील करता है, ऑल काइंड से डील करता ही नहीं। अगर ये ऑल काइंड ऑफ रिलीफ से डील करता तब हम कह सकते थे कि हाँ स्पेसिफिक रिलीफ तो एग्जॉस्टिव नेचर का है, बट ये तो सर्टेन काइंड से डील करता है बॉस, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एग्जॉस्टिव नहीं है। अच्छा सवाल ये आया कि ये कंप्लीट है क्या ये कंप्लीट लॉ है? नहीं, क्योंकि यहां पर सिर्फ डिफाइन लिखा हुआ है, अमेंड लिखा हुआ है, कॉन्सोलिडेट नहीं लिखा हुआ। जब एक कॉन्सोलिडेट नहीं लिखा हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट कोड। ओके। अच्छा अब एक और सवाल आता है कि क्या हमारा जो लॉ है वो प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटैंटिव लॉ है? देखो अगर हम बात करें फिर से प्रेम्बल के बारे में, जब भी आपको डिफाइन अमेंड दिख जाता है तो ज्यादातर लॉज वो होते हैं जो कि सब्सटैंटिव नेचर के होते हैं। सब्सटैंटिव लॉज के प्रेम्बल में ही ऑलमोस्ट डिफाइन एंड अमेंड लिखा जाता है, जबकि प्रोसीजरल लॉज में कॉन्सोलिडेट वर्ड लिखा जाता है। लेकिन ये तो यहाँ पर तो कॉन्सोलिडेट नहीं लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या एसआरए हमारा सब्सटैंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है? तो आंसर आया, देखो दिखने में तो सब्सटैंटिव लग रहा है क्योंकि डिफाइन एंड अमेंड लिखा हुआ है, लेकिन ये एक प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि यहां पर जब आप इसकी प्रोविजंस पढ़ते हो तो यहां ये नहीं बता रखा कि क्या रिलीफ मिलेगी, ये बता रखा है कि कैसे रिलीफ मिलेगी। आपको पोजेशन लेनी है तो पोजेशन कैसे मिलेगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है तो वो कैसे होगा। तो वो राइट्स एंड ड्यूटीज को नहीं बता रहा, वो मैकेनिज्म को बता रहा है जिससे वो राइट्स एंड ड्यूटीज आप इन्फोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ऑन द परयूजल ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन एसआरए, जस्ट अ सेकंड, on the perusal of the provisions contained in SRA, one can safely conclude that there are no rights and obligations of the parties defined in this act. All it indicates the manner to enforce such rights. पॉल एंड मुल्ला भी यही कहते हैं कि सब्सटैंटिव लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को प्रोवाइड करता है, लेकिन एसआरए के अंदर सिर्फ सेक्शन 6 को छोड़ दे तो सारा का सारा लॉ प्रोसीजरल नेचर का है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा स्टेन लगाया हुआ है, छोटा सा ग्लिम्स दिखा रहा है ये सब्सटैंटिवनेस का, हालांकि ये पूरा का पूरा लॉ प्रोसीजरल नेचर का है। तो अगर आपसे कोई प्री में पूछे कि एसआरए प्रोसीजरल है या सब्सटैंटिव है तो आंसर आप बोलोगे प्रोसीजरल है। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि देखो बेटा अमेंडमेंट में अगर हम बात करें, प्रेम्बल में बात करें हम, तो यहाँ तो डिफाइन एंड अमेंड लिखा हुआ है तो वो तो सब्सटैंटिव होना चाहिए। नहीं सर, हम इसके सेक्शंस को देखते हैं, थोड़ा की माना कि एम्बिग्विटी है प्रेम्बल के अंदर और इनकी सेक्शंस के अंदर, बट अगर प्रेम्बल और सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन प्रिवेल करते हैं ना कि प्रेम्बल। तो जब सेक्शंस में देखा हमने तो वहां तो प्रोसीजर बता रखा था, इसीलिए हमने बोला इसको कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है ना कि सब्सटैंटिव लॉ। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक कवर होता है, कल से हम अपना मेन जो डेफिनेशन क्लॉज है वो कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप जरूर पूछना। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।